इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC4 जिसे हिस्ट्री ऑफ झारखंड भी कहते हैं, इसके यूनिट 1 के सेक्शन B जिसमें हमें प्रिमिटिव ट्राइब्स एंड द सेटलमेंट्स के बारे में देखना है, उसी में से आज एक महत्वपूर्ण जनजाति है जो है सबर। तो हम सबर जनजाति के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये लोग कैसे होते थे और इनके सांस्कृतिक रीति रिवाज, संस्कार और इनका जीवन किस प्रकार का होता था। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। सबर जनजाति ढालभूम क्षेत्र के उड़ीसा की ओर से आकर बसी हुई एक जनजाति है। रांची जिला और हजारीबाग जिला क्षेत्रों में भी इनकी उपस्थिति देखी गई है। इनकी भाषा उड़िया, बंगला और हिंदी है। इनके विषय में प्रसिद्ध विद्वान SC राय ने लिखा है कि खड़िया ही मूलतः सबर की वृहद शाखा का निर्माण करते हैं। डाल्टन ने शाहाबाद की परंपरा के आधार पर लिखा है, हम लोग जानते हैं कि सबर लोगों ने चेरों पर विजय प्राप्त किया था। चेरों को जीतने के बाद सबर की कट में 421 से 911 शालिवाहन वर्ष तक अथवा 500 से लेकर 950 ईस्वी तक राज्य किया। सबरों के राजा फुंदी चंद्र थे जो राजा भोज के वंशज जयदेव द्वारा हराए गए थे। अन्य विद्वानों ने सबरों के बारे में लिखा है कि स्वयं राजा भोज ने ही राजा फुंदी चंद्र को हराया था। ये राजा भोज वही हैं जिन्होंने भोजपुर राज्य की स्थापना की थी। इस संबंध में रिजले, रॉय, रसल जैसे अनेक विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कोई इन्हें खड़िया की शाखा बताते हैं तो कोई रसेल मुंडा के रूप में चिन्हित करते हैं। इसी प्रकार इनके आगमन का काल भी मतभेदपूर्ण बताया गया है। इनका आगमन का काल रसल के अनुसार 800 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी है तथा डाल्टन के हिसाब से यह 500 से 990 ईस्वी तक। अब इन्हें स्पष्टता हील खड़िया भी कहा जाने लगा है। यह एक आदिम जनजाति है। वर्ष 1941 में इनकी गणना काल में इनकी संख्या झारखंड क्षेत्र में 1615 व्यक्ति पाई गई थी, जो 1981 में बढ़कर 3014 व्यक्ति हो गई। लेकिन 1991 की जनगणना में इनकी संख्या 4203 थी, जो 2001 ईस्वी में बढ़कर 6004 व्यक्ति हो गई। इसका अर्थ यह है कि 1941 में जहां इनकी आबादी 1615 थी झारखंड क्षेत्र में, वह 2001 की जनगणना में मात्र 6004 व्यक्ति तक पहुंची। यह कुल जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में इनका जो प्रतिशत है वह 0.08% है। साक्षरता का प्रतिशत सबर जनजातियों में 1991 की जनगणना के अनुसार 9.55% है, जो 2001 की जनगणना में 14.1% तक पाया गया। सबर जनजाति 4 उपभागों में बटी हुई है: झारा, बासु और जाया
प्रजापति, चौथे का नाम ज्ञात नहीं है। इनमें सभी बहिर्विवाही थे। केवल झारा सबर ही ढालभूम क्षेत्र में रहते थे। अन्य लोग उड़ीसा में पाए जाते हैं। इनका निवास छोटी छोटी झोपड़ियों में होता है, जो जंगली लकड़ियों, बांस और घास से निर्मित होती है। मिट्टी की दीवारें कच्ची रहती हैं। 2-3 कमरों का मकान बनाते हैं। गृह प्रवेश के समय धार्मिक पूजा करते हैं और पूर्वजों के नाम पर मुर्गों की बलि भी चढ़ाते हैं। पूर्वजों को ये बूढ़ा बूढ़ी या मारी मसान कहते हैं। इनके वस्त्रों में ये धोती, आंगा, साड़ी आदि पहनते हैं। बच्चे 5-6 वर्षों तक कुछ भी नहीं पहनते, किंतु अधिकतर बच्चों को अधोवस्त्र से ही गुजारा करना होता है। युवावस्था में इन्हें कमीज पहनते हैं। ये आजकल सभी आधुनिक वस्त्रों में देखे जा सकते हैं। आभूषणों में सबर जाति की स्त्रियां पीतल की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, जिसे खारू कहते हैं, शौक से धारण करती हैं। माला भी चाव से पहनी जाती है। मौसम अनुकूल फूलों को आभूषण की तरह धारण किया जाता है। ढालभूम क्षेत्र में सबर महिलाओं में गोदना नहीं देखा जाता। सबर जाति के लोग शिकार करने के सारे औजार घर में पाए जाते हैं, किंतु यह इनका मुख्य पेशा नहीं है। ये लोग फुर्सत के समय मनोरंजन के लिए चिड़ियों, खरगोश, बाघ आदि का शिकार करते हैं। इनके लिए जीवन यापन का मुख्य पेशा मजदूरी है। फल, मूल, जड़ी बूटियां एकत्रित करना, जंगलों से तथा कृषि करना, शराब बनाना आदि मजदूरी के साथ साथ चलता है। घर के निकट इन्हें थोड़ी सी जमीन होती है, जिसे ये बारी कहते हैं, किंतु ये मूलतः भूमिहीन ही है। इस अल्प जमीन में कृषि के लिए ये सारे उपकरण सहित बैल, भैंसा आदि मवेशी भी रखते हैं। ये संथाल, हो, अहीर तथा अन्य हिंदू जातियों में कहीं भी किसी के यहाँ काम कर लेते हैं। इनका परिवार केंद्रीकृत है। माता, पिता और अविवाहित बच्चे। विवाह होते ही बच्चे अलग रहने लगते हैं। ये एक विवाह ही पसंद करते हैं, किंतु बहुविवाह के उदाहरण भी सबर जाति में पाए जाते हैं। इनका समाज प्रतिसत्तात्मक होता है। लड़कियां और विधवाएं केवल जीविका भत्ता की ही अधिकारिणी होती हैं। किसी के निसंतान होने पर इनमें अपने ही समाज के बच्चों को गोद लेने की प्रथा देखी गई है। सबर में गोत्र व्यवस्था नहीं है। नातेदारी सामान्यतः हिंदुओं की तरह है। दादा, दादी, नाना, नानी को ये दादा बूढ़ा, दादी बूढ़ी, नाना बूढ़ा, नानी बूढ़ी कहते हैं। भाभी और साली में विवाह मान्य है, जो सोरोरात और लेबीरात कहा जाता है। इनकी पंचायत व्यवस्था में प्रधान, मुखिया या गुड़ाहित होता है, जिसे सहायक भी कहते हैं। यह वंशानुगत पद है। इस पंचायत में चोरी,
डकैती से लेकर निषिद्ध यौन संबंध तक के सारे फैसले होते हैं। सब्रों में परंपरागत कानून के रक्षक अथवा मालिक यह पंचायत ही होता है, किंतु अभी यह व्यवस्था धीरे धीरे क्षीण होने लगी है। गर्भकाल के 7वें-9वें महीने में साध नामक अनुष्ठान किया जाता है। जन्म के बाद 9 दिनों का अशौच रहता है। गांव वालों के लिए यह 21 दिनों का होता है। 9 से 11 माह की उम्र में दांत आने से पहले बच्चों का अन्नप्राशन कराया जाता है, जिसे मुखे भात कहा जाता है। 2 वर्ष पर नामकरण संस्कार होता है। चावल और पानी के माध्यम से नामकरण की प्रथा इनमें प्रचलित होती है। सबर समाज में विवाह का प्रस्ताव लड़के वालों की ओर से ही दिया जाता है। वधू मूल्य भी देने की प्रथा सबर जाति में विद्यमान है। फागुन बैसाख में इनके विवाह होते हैं। बारात चलती है। ब्राह्मण विवाह कराते हैं। लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को सिंदूर दान करते हैं। दोनों का हाथ मिलाकर धागे से बांधा जाता है। यही है संकेत कि आज से वे पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। सबर लड़की का प्रथम रजस्वला काल आते ही उसे 7 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में अकेले बंद कर दिया जाता है, जहां उसे समय पर खाना दे दिया जाता है। यहाँ वह सूर्य या और अन्य किसी को नहीं देखे ऐसी व्यवस्था रहती है। 7 दिनों के बाद उसे रात्रि में निकट के तालाब में 5 स्त्रियां स्नान कराने ले जाती हैं। फिर वह होम यज्ञ करती हैं। यह अनुष्ठान घीपुरो कहा जाता है। इसके बाद वह अपने ससुर के साथ ससुराल जाती है। वहां रात्रि में पति के साथ एक तालाब में स्नान करती है। तब वह पति के साथ रहना आरंभ करती है। अगर विवाह के पूर्व ही कन्या रजस्वला हो चुकी है, तब विवाह के समय ही वह होम, जिसे घीपुरु कहा जाता है, कर दिया जाता है। धालबुम क्षेत्र में सबर की संस्कृति पूरी तरह से हिंदू संस्कृति जैसी दिखाई पड़ती है। उनके पूजा पाठ ब्राह्मण कराते हैं। वे काली की पूजा करते हैं। प्रतिवर्ष बकरे एवं मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है। ये मनसा देवी की भी पूजा करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग अधिक दिनों तक आदिवासी रीति रिवाजों के साथ नहीं रह पाएंगे और हिंदू रीति रिवाजों में ढल जाएंगे। लेकिन हिंदू जाति व्यवस्था में सबर का स्थान कोरा, लोहरा, लोहार से अधिक नहीं है। सब्रों में मृत्यु के बाद शव को शमशान में दफनाया जाता है। चेचक, कोढ़ आदि से मृत्यु होने पर शव को जंगलों में फेंक देने का इनमें प्रावधान है। महिलाएं शमशान नहीं जाती हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने पर लोग शवदाह भी करते हैं। इस प्रकार से हमने झारखंड की प्रमुख आदिम जनजाति सबर के विषय में उनके रीति रिवाज और संस्कारों को देखा। तो इनको देखने के पश्चात हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनकी संख्या झारखंड में काफी कम है। साथ ही ये प्राचीन समय से ही
एकांकी जीवन व्यतीत करते आए हैं। इस कारण इनकी शिक्षा व्यवस्था भी काफी कम है। इनमें साक्षरता की दर काफी कम पाई जाती है और इनके सारे रीति रिवाज और संस्कारों को देखने से यह पता चलता है कि इनके जो संस्कार हैं वो बहुत हद तक हिंदू धर्म की संस्कृति से मिलते जुलते हैं। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि झारखंड में जो 8 आदिम जनजातियां हैं उसमें सबर जाति के लोग की अपनी अलग विशिष्टता है। इनके रीति रिवाज भले ही हिंदू धर्म और संस्कृति से मेल खाते हों, लेकिन कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य जनजातियों में नहीं देखी जाती है। तो इस प्रकार से हम हमारे इस विषय सबर जाति जनजाति को यहाँ समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप ये विषय को अच्छे से समझ गए होंगे। इससे संबंधित सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। हम अगले क्लास में एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।